अगर आपको इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। अमर सर ने बिना मेरी तरफ देखे फाइल्स पर नजर गड़ाए हुए कहा। नहीं, यूं ही उलट पुलट कर देख रहा था, मगर पन्ने पलटते हुए एक पन्ना ऐसा देखा जिसमें मेरा नाम लिखा था। सो उसे पढ़ने में से मैं खुद को रोक नहीं पाया। मेरी सांसें अटक गई थी, ये सोचकर कि न जाने मैंने उसमें कितनी गालियां लिखी रखी होगी उनके बारे में। फिर भी मैंने हिम्मत कर पूछ ही लिया, ऐसा भी क्या लिखा था मैंने? अब अमर सर ने सिर उठाकर एक तिरछी नजर मुझ पर डाली और खड़े होकर अपने दोनों हाथ डेस्क पर टिकाते हुए मुस्कुराए और लगभग तंज कसने वाले अंदाज में बोले, एक ही जब आप पहली बार आपने मुझे क्लास में देखा था तो आपको मुझसे पहली नजर वाला प्यार हो गया था। मैं जैसे आसमान से नीचे गिरी। हे भगवान, ये धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। न जाने वो कौन सा मनुष्य दिन था जब मैंने इस जल्लाद के बारे में ये सब अपनी डायरी में लिखा और उसका अंजाम आज भुगत रही हूँ। काश काश कि वो हॉल में जब वो मुझे पीछे से आवाज दे रहे थे तो मैंने इग्नोर नहीं किया होता। न ये डायरी उनके हाथ लगती और ना ही मैं इनके सामने इतनी जलील होती। मुझे आज भी अच्छे से याद है जब मैंने पहली बार अमर सर की क्लास अटेंड की थी, तब अपनी डायरी में इस दिन के याद को कैसे सहेजा था। डियर डायरी, ओ माय गॉड, तुम बिलीव नहीं करोगी आज क्या हुआ। आज मैं सुपर हॉट और हैंडसम लड़के से कॉलेज में टकराए। इत्तेफाक से वो हमारे मैथ प्रोफेसर निकले और पता है डायरी, उनको बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है कॉलेज की तरफ से। सबसे बड़ी बात पता है क्या? उन्होंने मेरी तरफ देखा। मुझे तो लग रहा था मैं मर ही जाऊंगी खुशी के मारे। उनको देखते ही मुझे उनसे पहली नज़र वाला सच्चा प्यार हो गया। पहली नज़र वाला सच्चा प्यार हो गया है तो ट्रू लव। अब तो बस एक ही तमन्ना है मेरी, शादी उनसे हो जाए, हमारे छोटे छोटे बेबी हो। एक या दो नहीं, 3 बेबी चाहिए मुझे, बल्कि उनके जैसे क्विट से नीले आंखें वाले। क्या पता जुड़वा ही हो जाए मुझे। ओ माय गॉड, डायरी में बता नहीं सकती कि वो कितने हैंडसम है। क्या मैंने बस हैंडसम कहा? ना ना, वो तो सुपर हैंडसम है। बट डोंट वेरी, मैं बहुत जल्दी उनकी एक पिक्चर तुम्हें इंसर्ट करूंगी। आई जस्ट होप कि मैं भी उनको खूबसूरत लगूं। वैसे मुझे पता है मैं नहीं हूँ, पर फिर भी आई होप सो। अब मेरी बातें ही सुनती रहोगी या मुझे बेस्ट ऑफ लक भी विश करोगी? आई विश की ग्रेजुएट होने से पहले मैं बस एक बार उनको कसकर गले से लगा सकूं। तुम्हें क्या लगता है डायरी, अमर सर सिंगल होंगे? विश लव अनाया। ये सब याद आने के बाद मेरा मन हो रहा था कि सामने पड़ी सी उसी डेस्क पर अपना सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूं। ये बात आज से 2 साल पहले की थी, जब मैं नई नई इस कॉलेज में आई थी। जब मुझे क्या पता था कि ऊपर से उनका इतना हैंडसम और हॉट दिखने वाला ये बंदा अंदर से कितना खड़ूस होगा। इस पर बार बार मैंने उनको हॉट और हैंडसम, ना ना सुपर हॉट और सुपर हैंडसम की उपाधि दे डाली थी। मैं अपनी ही लिखी बातों से इतनी ज़्यादा शर्मिंदा हो रही थी कि मेरा अब रोने का मन हो रहा था। पर मेरे अंदर जितनी भी हिम्मत बची हुई थी सबको इकट्ठा किया और गंभीर आवाज में बोली, ये सब बस एक मजाक था सर। जाहिर है 2 साल पहले की बातें हैं ये सब, तब मैं भी बच्ची थी। कहते हुए मैंने उस डायरी को सीने से इस तरह चिपकाकर दोनों हाथों से पकड़ लिया मानो ये मेरे हाथ से छूटा तो और भी न जाने कितने राज उगल देगा। मेरी बात सुनकर अमर सर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। वो वापस अपनी चेयर पर बैठ गए, मगर उनकी नजर अब भी मुझ पर टिकी हुई थी और मुझसे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। ओके फाइन, क्या अब मैं जाऊं? मन हो रहा था कि टॉयलेट में बंद होकर खुद को ही फ्लश कर डालूं। हे वेट, क्या मेरी ये बात सर सुनिए, बिल्कुल सुनी, क्योंकि अब तो वो बस मुस्कुरा ही रहे थे, मगर अब उन्होंने ठहाका मारकर हंसना शुरू कर दिया। इतने सालों में आज पहली बार मैं अपने मैथ टीचर का हंसते हुए देख रही थी, मगर उनकी हंसी से मुझे बिल्कुल खुश नहीं हो रही थी। अमर, ऑल राइट मिस पारेख, आप जा सकती है। इससे पहले कि आपके दिमाग में कोई और उल्टे सीधे ख्याल आए, मुझे तो डर है कहीं आप मेरे सामने अपना ट्रू लव कॉन्फ्रेंस ही ना कर डाले।
कहते हुए वापस उसकी हंसी छूट गई। मेरे कान गाल सब लाल हो चुके थे, कुछ तो शर्म के मारे और कुछ गुस्से के कारण, मगर वहां से भागने के अलावा दूसरी कोई रास्ता भी नहीं था। सो अपना सामान उठाकर मैं तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। अमर, मिस पारेख, मैंने गुस्से में जलते हुए उसकी तरफ मुड़कर देखा। यस सर। अमर, आपको जानकर खुशी होगी कि मैं सिंगल हूँ। इतना कहकर वो वापस हंसने लगे। बस बहुत हो गया, अब तो ये धरती फट ही जाए और मैं उसमें समा ही जाऊं। मैंने एक झटके से दरवाजा खोला और बाहर निकलकर पूरी ताकत से उसे पटक कर बंद कर दिया। उसके ऑफिस की खिड़की के पास से गुजरते हुए भी मैं उनकी हंसी सुन सकती थी। हद है बिल्कुल, अब तक हंसी आ रही है उसे। 2 साल पहले की अनाया। आई हेट यू। क्या जरूरत थी ये सब लिखने की। मैं ऑफिस से बाहर आने के बाद तेजी से कॉरिडोर में चलती हुई आगे बढ़ रही थी कि तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़कर खींचा। मैं अचानक कर पीछे मुड़ी। साक्षी। हेलो स्वीटहार्ट, बड़ी जल्दी में हो। मेरा हाथ छोड़ो साक्षी, मैंने गुस्से में कहा, मगर उसने छोड़ने के बदले और तेजी में मेरे हाथ मोड़ते हुए कहा, हैरी से दूर रहो समझी, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मुझे हंसी आ गई। खुद पूरी बास्केटबॉल टीम के साथ फ्लर्ट करने वाली लड़की मुझे धमकी दे रही थी। सबसे बड़ी बात यह, खुद को कॉलेज की ब्यूटी क्वीन समझने वाली लड़की को मुझसे डर लग रहा था। मैं तुम्हारी तरह फ्लर्ट नहीं हूँ साक्षी। डोंट बी सो स्मार्ट। सबको पता है कि तुम मेरे हीरो को पसंद करती हो। दोबारा अगर उसके पास भी। बस अब ये बहुत ज्यादा हो रहा था। मैंने एक झटके में उससे अपना हाथ छुड़ाया और उसे पर धकेलते हुए कहा, तुम्हें जो समझना है समझो। एटलीस्ट कि तुम इस तरह अपने बॉयफ्रेंड को धोखा तो नहीं देती। इतना कहकर मैं आगे बढ़ गई। पीछे से साक्षी की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे अपना बॉयफ्रेंड कहने की। मैंने उसे इग्नोर किया और भीड़ में चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगी। फाइनली मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड दिख गई। हमेशा की तरह अपनी ही धुन में मस्त वो फोन में खोई थी। वो लॉकर के सामने खड़ी मेरा ही इंतजार कर रही थी। उसके पास जाकर पीठ पर एक चपत लगाते हुए मैं सीधे अपने लॉकर खोलने लगी। मुझे आया देख उसने झट से ईयरफोन निकाल दिए और बड़ी उम्मीद से मेरी तरफ देखने लगी, जैसे अब मैं उसे अपनी और उससे जलाद की प्यार भरी बातें सुनाऊंगी। मैंने लॉकर में से सिर्फ 2 बुक्स बाहर निकाली जिन्हें मुझे आज रात को पढ़ना था और बाकी सारा सामान अंदर डाल दिया। मेरी तरफ से कोई जवाब ना पाकर उसने मेरा चेहरा अपनी तरफ घुमाया और फाइनली पूछ ही डाला, बताना क्या हुआ ऑफिस में। मैंने वैसे ही चिल्लाते हुए कह दिया, प्रपोज कर दिया उसने मुझे। और कुछ जानना है तुझे। इतना सुनना था कि जूली वही लॉकर रूम के जमीन पर बैठ गई और दहाड़ मार मार कर रोने लगी। जूली, हाय रब्बा, दिल तोड़ देता हूँ, हंसी जिंदा रह के ही करूँगा। हाय रब्बा, उठा ले मैनू, नहीं जीना मैनू, नहीं जीना। अब इस सिचुएशन को तो मैंने कल्पना भी नहीं थी। हे भगवान, तूने सारे पगलों को इकट्ठा करके सीधा मेरी जिंदगी में ही फेंका था क्या। मैंने उसके सिर पर एक थप्पड़ मारते हुए उसे उठाया और चिल्लाई, चुप हो जाना टोंकी। और मैंने उसके हाथ से अपनी डायरी दे दी। जूली, ये मुझे क्यों दे रही है। याद है कल हॉल में दौड़ते हुए हम दोनों तेरे प्यार अमर सर से टकराए थे। हम दोनों गिर गए, हमारी सारी बुक्स गिर गई और वो जैसे पत्थर का आदमी, उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ था। गिरना तो दूर, हिला तक नहीं वो। गेस व्हाट, अपनी सारी चीजें मैंने उठा ली, बस एक ही चीज रह गई मेरे से, और वो मेरे बदले उसने उठाई थी। जूली, क्या ये डायरी। उसकी आंखें फैल गई। ये तो सियाप्पा हो गया। पर मैनू पता है अमर सर ने तेरी डायरी बिल्कुल नहीं पढ़ी होगी। वो दूसरों की प्राइवेसी में दखल नहीं देते। यह सुनकर मैंने उसे गुस्से में घूरा। जूली, ऐसे क्यों देख रही है, पढ़ ली क्या उन्होंने। यही तो प्रॉब्लम है तेरे अमर सर की। यह जानते हुए भी कि ये किसी की पर्सनल डायरी है, उन्होंने इसे खोला भी और पढ़ा भी। मैंने लगभग अपने सिर का बाल नोचते हुए कहा। तभी मेरा फोन वाइब्रेट होने लगा। पापा का मैसेज था। अनु, तुम्हें याद है ना, आज हमें सक्सेना से मिलने जाना है। मैंने ड्राइवर को तुम्हें लाने के लिए भेज दिया है ताकि तुम समय से पहुंच सके हो।
अपनी कार की चिंता मत करना, वो मैं बाद में ड्राइवर से कहकर घर वापस मंगवा लूंगा। हे भगवान, मैं तो भूल गई थी, आज रात मुझे एक और नमूने से मिलने जाना है। ओके जूली, मुझे घर जल्दी जाना होगा, पापा मेरा वेट कर रहे हैं। जूली, ओके, ख्याल रख। इतना कहकर वो वापस अपने फोन में खो गई। पिछले कुछ दिनों में से कुछ ज्यादा ही चैटिंग करने लगी थी। हालांकि वो मुझसे कोई बात छुपाती नहीं थी, मगर इस बार उसने मुझे कुछ नहीं बताया था। हे वेट, कहीं वो उस जल्लाद से तो बातें नहीं करने लग गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तेजी से पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ी। वहां ड्राइवर खड़ा पहले से मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही उसने फौरन आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोल दिया। मेरे बैठते ही गाड़ी सरपट पारेख मेंशन की तरफ दौड़ पड़ी। अन्नू, जल्दी तैयार हो बेटा, हमें देर हो रही है। पापा ने अपनी गाड़ी पर नजर डालते हुए आवाज लगाई। बस आई पापा, कहती हुई मैं अपने रूम से बाहर आ गई। पापा ने एक सरसरी नजर मुझ पर डाली और बोले, बहुत प्यारी लग रही हूँ। मैं जवाब में बस मुस्कुरा दी। मैंने आज हर वो कोशिश की थी जिसमें वो बिल्कुल बोरिंग लड़की दिख सकूं। मैंने एक और ओल्ड फैशन टाइप वाइट कलर का सलवार कमीज पहना। मेकअप तो दूर की बात, मैंने नॉर्मल क्रीम तक यूज करना जरूरी नहीं समझा। नो लिपस्टिक, नो ज्वेलरी, नो हेयर स्टाइल, जस्ट सिंपल पोनीटेल। हाँ, लिप ग्लॉस जरूर लगाया ताकि ड्राइसेंस के मारे मेरे लिप्स क्रैक ना हो जाए। मुझे ये बताने में बिल्कुल शर्म नहीं है कि मैं मेकअप के बाद भी मैं बकवासी नहीं दिखती हूँ। ऐसे में विदाउट मेकअप फेस लेकर जाने से बेहतर सॉल्यूशन और क्या हो सकता था। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि किसी भी सिचुएशन में मैं उसे जूनियर सक्सेना से मेरे पे क्रश आ जाए और वो मुझसे शादी के लिए हाँ कर दे। अब मेरे इस हुलिये को देखकर वो डेफिनेटली खुद ही मुझे रिजेक्ट कर देगा, यह सोचकर मुझे तसल्ली मिल रही थी। हम दोनों गाड़ी में बैठे और गाड़ी इवनिंग सनशाइन की तरफ तेजी से दौड़ पड़ी। पापा ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे सच में बहुत खुशी है कि तुम उनसे मिलने के लिए तैयार हो गई। मैंने अपना सिर और कंधे से टिकाते हुए कहा, कम से कम आपके लिए और हमारी कंपनी के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। और वैसे भी ये तो बस एक फॉर्मल मीटिंग है, कौन सा आज आप मेरी एंगेजमेंट करने वाले हैं, है ना। मेरी ये बात सुनकर पापा थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गए थे, मगर खुद को संभालते हुए उन्होंने एक स्माइल दी और बोले, बिल्कुल। आधे घंटे के अंदर हम दोनों इवनिंग सनशाइन के सामने थे। बताने की जरूरत नहीं है कि यह सक्सेना का ही रेस्टोरेंट था जिसका इस्तेमाल वह बिजनेस मीटिंग के लिए बखूबी किया करते थे। यह रेस्टोरेंट काफी बड़ा था और खूबसूरत भी। मेन गेट से लेकर पूरे रास्ते तक खूबसूरत पेड़ लगाए गए जिन पर इस वक्त रंग बिरंगे लाइट चमक रही थी। हॉल के दरवाजे पर एक वेटर खड़ा हमारा इंतजार कर रहा था। उसने पूरे उत्साह के साथ हमारे लिए दरवाजा खोला और हमें लेकर एक प्राइवेट रूम में पहुंच गया। हमने जैसे ही अंदर प्रवेश किया, एक बेहद खूबसूरत दिखने वाली औरत ने हमारा वेलकम किया। उन्होंने प्यार से मेरे सिर पर हाथ रख फेरा और बोली, तुम अन्नू हो ना, कितने सालों बाद देखा है तुम्हें। तभी एक आदमी अंदर आया और उसने आते ही पापा के गले लगते हुए कहा, आखिर इतने साल बाद तू वापस आ ही गया। तो ये मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना थे। उम्र का गता बताते हुए दोनों ही कमाल के खूबसूरत कपल दिख रहे थे। अब जब आप इतना स्मार्ट है तो बेटा कितना होगा। एक पल को मुझे अपने विदाउट मेकअप आने का थोड़ा सा पछतावा भी हुआ, मगर फिर मैंने अपने दिल को समझाया और अपने हेरी की फोक्स किया। फिलहाल मेरे लिए उससे ज़्यादा हैंडसम उस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं और पापा दोनों ही इस उम्मीद में थे कि अब कोई तीसरा शख्स भी हमारी नज़रों के सामने आएगा। मिसेस सक्सेना मुस्कुराते हुए बोली, राज अभी आता ही होगा, आप लोग प्लीज़ बैठिए। पापा ने खुश होते हुए कहा, इतने सालों से नहीं देखा मैंने उसे। उसे देखकर यकीनन अनु को भी बहुत खुशी होगी, है ना अनु। जवाब में मैं बस मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। आधे घंटे से ज्यादा का वक्त निकल चुका था, मगर मिस्टर जूनियर सक्सेना उर्फ राज जी को अभी तक घर आने का फुर्सत नहीं मिली थी। पापा और मिस्टर सक्सेना अपने बिजनेस के रिलेटेड बातें करने में बिजी थे जिनमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था।
तो मैं चुपचाप एक साइड में बैठी कानों में ईयरफोन घुसाए गाने सुन रही थी। तभी मिस्टर सक्सेना का फ़ोन बजने से हम सबका ध्यान टूटा। मिस्टर सक्सेना, राज कहीं है? बस 1 मिनट में आया, कहते हुए वो ड्राइविंग एरिया में निकल गए। मिसेस सक्सेना ने मेरे पास आकर बैठते हुए कहा, सॉरी अनु, मेरे बेटे की वजह से तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ रहा है। आने दो उसे, तो मैं पक्का डांट लगाऊंगी आज। ये सुनकर मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई। इट्स ओके आंटी। हालांकि इसे पूरी तरह झूठ भी नहीं कह सकते थे। मैं तो मन ही मन मना ही रही थी, क्यों उस राज का पर्दाफाश ना ही हो तो बेहतर है। ना वो मुझसे मिले, ना शादी की नौबत आए। हालांकि एक सच तो ये भी था कि मिस्टर सक्सेना को देखने के बाद अब मेरे मन में एक क्यूरोसिटी की लहर दौड़ गई थी। आखिर कौन है ये जूनियर सक्सेना? कमाल की बात, इंडिया की लीडिंग लैंड डेवलपर्स ग्रुप इन होने वाले मालिक के बारे में गूगल बाबा को भी कुछ पता नहीं था। कहीं कोई न्यूज नहीं, कोई तस्वीर नहीं। हार कर मैंने उसका इंतजार करना ही बेहतर समझा। मिसेस सक्सेना फिर से बोल उठी, राज बहुत ही शर्मीला लड़का है। वो नहीं चाहता कि लोग उसे HR प्रॉपर्टीज के वारिस के रूप में पहचाने। आखिरी बार ये पब्लिकली सबके सामने सुर्खियों में तब आया था जब वो 3 साल का छोटा बच्चा था। इसीलिए तुम्हें उसकी तस्वीर इंटरनेट पर नहीं मिलेगी। वो बहुत ही मिलनसार स्वभाव का है। मुझे पूरा विश्वास है तुम दोनों एक साथ बहुत खुश रहोगे, कहकर वो फिर मुस्कुराई। तभी मिस्टर सक्सेना अंदर आते हुए बोले, वो बस कुछ ही मिनटों में यहाँ आ रहा है। JP यार, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि तुझे इतना वेट करना पड़ा। इतनी मुझे जानकारी है, उसके मुताबिक हम लड़कियां तैयार होने में घंटों लगाती है, क्योंकि हमें मेकअप से लेकर हेयर स्टाइल, एक्सेसरी और ड्रेस तक का मैनेज करना पड़ता है। लड़कों का क्या है, बालों को कंघी घुमाई, हेयर जेल लगाया, नहाने तक की जरूरत नहीं। बस एक परफ्यूम की पूरी बोतल छिड़क ले, हो गए तैयार। मगर ये जूनियर सक्सेना उर्फ राजमहा से तो हम लड़कियों से भी ज़्यादा आगे पहुंचे हुए मालूम पड़ रहे हैं। मैंने इमेजिन किया, कहीं अगर गलती से हमारी शादी हो गई तो बैठकर घंटों इसका इंतजार किया करूंगी और वो 3-4 घंटे तो आराम से तैयार होने में लगाएगा। पापा और मिस्टर सक्सेना एक बार फिर से अपने बिजनेस डिस्कशन में डूब चुके थे। मैं अब पूरी तरह पक चुकी थी। मैं रेस्ट रूम में जा रही हूँ, कहते हुए मैं दरवाजा तक पहुंची और जैसे ही मैंने उसे ओपन किया, मानो दुनिया का 8वां अजूबा मेरे सामने खड़ा था। हैरी, तुम यहाँ? इस वक्त मुझे अपने पापा पर इतना प्यार आ रहा था कि मैं मेजरमेंट करके बता ही नहीं सकती। उन्होंने हैरी को मेरे लिए चुना है। ओ माय गॉड, मैं तो 2 सेकंड अंदर ही शादी लेकर हनीमून तक का सपने में खो गई थी। लेकिन अगर हैरी नहीं माना तो वो तो साक्षी से प्यार करता है ना। अरे ऐसे कैसे नहीं मानेगा। मैं खुद ही पंडित को पकड़कर ले आऊंगी और उसे पकड़कर घसीटते हुए मंडप तक ले जाऊंगी और जबरदस्ती हैरी से शादी करूंगी। आखिर मेरी कंपनी की प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? और ये सब मैं अपनी खुशी के लिए थोड़ी ही कर रही हूँ, पापा की खुशी के लिए कर रही हूँ, यू नो। तभी हैरी की आवाज़ सुनकर मैं अपने ख्यालों से बाहर आ गई। अनाया, तुम यहाँ पर? मैंने एक बार मुड़कर पीछे देखा। सबके चेहरे पर उलझन वाले भाव थे। हैरी, उप्स, शायद मैं गलत रूम में आ गई हूँ, सॉरी गाइज, कहते हुए हैरी वहां से बाहर चला गया। मेरे सपनों का महल भर कर गिर चुका था। वो तो राज नहीं है, हो भी कैसे सकता है? मैं भी कितनी स्टूपिड थी। वो तो हैरी है, हरीश गोयल। मैंने अपना सिर झटका और बाहर सीधे दरवाजे से बाहर आकर लॉन में टहलने लगी, कानों में ईयरफोन लगाए मैं यहाँ वहाँ सजावट देख रही थी। तभी अचानक मेरा पैर एक छोटे से गड्ढे में पड़ा। हाई हील्स पहनने की आदत तो थी नहीं जो संभाल पाती, लेकिन इससे पहले कि मैं नीचे गिरती किसी ने मुझे संभाल लिया। थैंक्स बोलते हुए जब मैंने उस इंसान के तरफ देखा तो मुझे यहाँ दूसरा झटका लगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अमर, यही सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूँ मिस पारेख? अगर अब कोई मुझसे
ये कह दे कि हमारी पूरी यूनिवर्सिटी आज की रात इवनिंग सनशाइन में पार्टी कर रही है तो भी अब मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगी। मेरा पहले से मूड खराब था। अब इस जलाद के साथ बहस कर डिप्रेशन में जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, सो मैं वापस जाने को मुड़ी। तभी मुझे तीसरा झटका लगा और मैं दर्द से कहराते हुए वापस जमीन पर बैठ गई। मेरा पैर पूरी तरह से मुड़ गया था और मैं चल ही नहीं पा रही। अमर घिसते हुए बोला, सच आ केयरलेस गर्ल, चलो मैं छोड़ देता हूँ, मैं अपने आप जा सकती हूँ, आपकी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। अमर, ओके मिस पारेख, आप चलिए, मैं वेट कर रहा हूँ। फिर मैंने कोशिश की मगर कोई फायदा नहीं था। मैं एकदम भी नहीं चल पा रही थी। आखिर मैंने हारकर अमर सर की तरफ देखा और वो सहारा देकर मुझे चलने से मदद करने लगे। मगर इस स्पीड से शायद मुझे 1 घंटा लग जाता डाइनिंग एरिया में पहुंचने में। अचानक मुझे चौथा झटका लगा जब अमर सर ने एक झटके से मुझे गोद में उठाया और बोले, देखो मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, अपना रूम नंबर बताओ, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूँ। मैं विरोध करने की सिचुएशन में थी भी नहीं। साथ ही मेरे मन में ये विचार भी आया कि मुझे ऐसे अमर सर के साथ आया देखकर होपफुली मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना इस शादी से इनकार कर दे। ये सोचकर मैंने कोई विरोध नहीं किया और उनको अपना रूम नंबर बता दिया। वो फौरन मुझे लेकर कमरे तक गए और दरवाजा खोलकर जैसे ही रूम में एंट्री की सबके मुंह हैरानी से खुले रह गए। अमर सर अब भी मुझे वैसे ही उठाए खड़े थे। मिस्टर सक्सेना, यार जेपी मुबारक हो यार, बच्चे तो पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, तो अब मैं ये रिश्ता पक्का ही समझूं। इतना सुनना था कि मुझे पचवा और सबसे भयानक वाला झटका लगा। मुझसे ज्यादा बड़ा शौक शायद अमर सर को लगा था, क्योंकि ये बात सुनते ही मैं उनके हाथ से छूटकर सीधे जमीन पर गिर गई। आउच मिसेस सक्सेना, अरे संभालो बेटा। मैं पापा के बगल में बैठने जा रही थी मगर उन्होंने मुझे और अमर सर को एक साथ बैठा दिया और बोली, दोनों बच्चे साथ में कितने अच्छे लगते हैं। अमर, मॉम डैड, जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। अनाया के पैर में मोच आ गई, सिर्फ इसलिए मुझे उसे उठाकर लाना पड़ा। मिस्टर सक्सेना, तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हो? अमर, मेरी तरफ देखते हुए, बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं मिस पारेख को, ये मेरी स्टूडेंट है। और ये मेरे मैथ टीचर है। अब सॉफ्ट होने की बारी हमारे पेरेंट्स की। मिसेस सक्सेना, तुम विश्व भारती में पढ़ती है? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। फिर से कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। किसी से कुछ बोलते नहीं बन रहा था। आखिर में अमर सर ने ही चुप्पी तोड़ी। अमर, मॉम डैड, जो आप लोग चाहते हैं वो इम्पॉसिबल है। मैं जानता हूँ यह मीटिंग इसलिए थी ताकि हम दोनों एक दूसरे से जान सके। अब मैं डिसीजन ले चुका हूँ। अनाया मेरी स्टूडेंट है और उसके साथ शादी करना तो बहुत दूर की बात है। मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। यूनिवर्सिटी को 1 मिनट भी नहीं लगेगा मुझ पर एक्शन लेने में, मेरी जॉब चली जाएगी। मुझे लगा शायद यह प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जाएगी, मगर मैं गलत थी। प्रॉब्लम तो अब शुरू हुई थी। मिस्टर सक्सेना, जो अब तक चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे, वो बोले, तो फिर कल ही डिसीजन कर दो। वैसे भी एचआर प्रॉपर्टीज के होने वाला मालिक किसी यूनिवर्सिटी की टीचिंग का जॉब करे, यह मुझे कभी पसंद नहीं था। अमर, व्हाट? मैं अपनी जॉब छोड़ दूं, वो भी इस बेवकूफ और बदतमीज लड़की से शादी करने के लिए? आर यू सीरियस? इतना सुनना था कि मेरा हाथ घुमा और मैंने एक मुक्का अमर सर के हाथ पर दे मारा। वो अलग बात है कि चोट मुझे ही लगा, उस पत्थर पर कोई असर तो होना नहीं था। मैं गुस्से में उसके सामने आते हुए बोली, मैं बेवकूफ हूँ? वेल मिस्टर अमर, सॉरी मिस्टर राज सक्सेना, ना तो ये आपकी क्लास है और ना ही मैं अभी आपकी स्टूडेंट हूँ, तो अभी आपके लेक्चर में नहीं सुनने वाली। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आप बिल्कुल यूजलेस टीचर है। आपकी वजह से मैं बार बार मैथ्स में फेल होती हूँ। मैं पापा की तरफ मुड़ती हुई बोली, और फिर पापा, आपको एज डिप्रेशन नहीं दिख रहा है? अमर सर कम से कम 27 के होंगे और मैं अभी 21 की भी नहीं हुई हूँ। अमर चिढ़ते हुए, आई एम जस्ट 26 मिस पारेख, वटेवर। मैंने भी उसी टोन में जवाब दिया। अमर ने कुछ और बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि पापा ने अपना हाथ टेबल पर दे मारा।
जो हमारे लिए चुप हो जाने का इशारा था। हम दोनों ही किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह शांति से बैठ गए। पापा, तुमने खुद कहा था तुमने अपने एज के लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मुझे लगा राज तुम्हारे लिए सही रहेगा। पर पापा, इसका ये मतलब थोड़े ही आप मेरे टीचर से मेरी शादी करवा दे, मैंने लगभग रुहासा होते हुए कहा। मिसेस सक्सेना परेशान होते हुए बोली, राज बेटा, दरअसल बात यह है कि जैसे ही तुम दोनों मिलने की राजी हुए थे, हमने उसी वक्त शादी की सारी तैयारियां कर ली थी। यहाँ तक कि सबको इनविटेशन भी जा चुके हैं। तो अब ये सब किसी भी तरह वापस नहीं हो सकता, बहुत बदनामी हो जाएगी। मुझे आज इतने झटके लग चुके थे कि अब मुझे नंबर याद भी नहीं आ रहा था। मैंने पापा की तरफ देखा, वो मुझसे नजर ही नहीं मिला रहे थे। आपने प्रॉमिस किया था मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं करेंगे। सॉरी अनु, वो बस इतना ही कह पाए। अमर ने फ्रस्ट्रेशन में खड़े होते हुए कहा, यह बेवकूफ से ज्यादा और कुछ नहीं है। सारी खिचड़ी जब आप सबने पका ही रखी है तो हमें यहाँ क्या करने बुलाया था? टेस्ट भी खुद ही कर लेना था। मैं और नहीं रुक सकता यहाँ। पापा, अनु बेटा, हमारा इरादा तुम दोनों को धोखा देना नहीं था। बस हमें लगा कि शायद यही तुम दोनों के लिए सही होगा। मैंने उनका हाथ झटकते हुए कहा, हमारे लिए, आप लोगों के बिजनेस के लिए। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। ठीक है, वो पापा है मेरे, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, लेकिन इस समय मेरा उनसे नाराज होना बिल्कुल जायज़ था। उन्होंने न केवल अपना प्रॉमिस तोड़ा बल्कि झूठ भी बोला। सारे डिसीजन वो पहले ही ले चुके थे और अब मुझे बस निर्णय सुनाया जा रहा था, वो भी इस तरह। मैं भी वहां से बाहर आ गई। इससे पहले कि मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकलती, मुझे अमर सर वहां लॉन में दिखे, जो चुपचाप एकटक आसमान की तरफ देखे जा रहे थे। मैं चुपचाप जाकर उनकी बगल में खड़ी हो गई। उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा, यहाँ क्यों आई हो आप? मैंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, आई एम सॉरी। अंदर मैंने आपसे जो भी कुछ भी कहा उसके लिए। आप सचमुच बहुत अच्छे टीचर है। कमी मुझ में है, आप में नहीं। अमर, मुझे भी माफ कर दो। मैं भी वो सब नहीं कहना चाहता था। बस मुझे यह सुनकर गुस्सा आ गया कि हमारी शादी कराने के लिए मेरे पेरेंट्स मेरी जॉब तक छुड़वाने को तैयार है। क्या ये लोग सच में हमारी शादी को लेकर इतने सीरियस है? अमर, मेरे पेरेंट्स हमेशा सीरियस ही रहते हैं। जो भी वो एक बार ठान लेते हैं उसे पूरा कर ही के ही रहते हैं। बर्ड हुक बर्ड क्रूक। सो मिस पारेख, मैं ये मान चुका हूँ कि हमारी शादी अब होकर रहेगी। आप भी मान ले तो बेहतर होगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर इन्हें इस शादी से ऐसा क्या मिल जाएगा? मार्केट में इतनी सारी कंपनीज मौजूद है जो एक दूसरे से पार्टनरशिप कर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है, मगर वो तो अपने बच्चों की शादी नहीं करवा रहे हैं। इन्हें पार्टनरशिप ही करनी है ना, तो कर ले। हमारी शादी करवाने या न करने से क्या फर्क पड़ता है? अमर, शायद उन्हें लगता है कि मुझे सबको कंट्रोल करने की आदत है और तुम इकलौती ऐसी लड़की हो जैसे कंट्रोल करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं जितनी परफेक्शन से हर काम करता हूँ, तुम उतनी ही लापरवाह और गैर जिम्मेदार हो। तो इस तरह सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी। सो वी आर परफेक्ट फॉर ईच अदर। अमर हंसा। क्या मतलब? अमर, सिंपल, अपोजिट अट्रैक्शन। इतनी परफेक्शन के साथ अभी अभी जो आपने मेरी इंसल्ट की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमर, मजाक कर रहा था ताकि तुम रोना बंद करो। आपने टीचिंग करियर क्यों चुनी जबकि आपको ऑलरेडी $1 बिलियन कंपनी के मालिक है? डोंट टेक दिस इन अ रॉन्ग वे। कोर्स टीचिंग एक अच्छा और रेपुटेशन प्रोफेशन है, लेकिन जब आपके पास ऑलरेडी इतना सब कुछ है तो फिर इतनी मेहनत क्यों? मैंने देखा मेरे इस सवाल पर उनका चेहरा कुछ मुरझा सा गया था। मुझे थोड़ा अफसोस हुआ, शायद मैंने गलत सवाल कर दिया था। थोड़ी देर बाद वो धीरे से बोले, मेरी छोटी बहन को इस बिजनेस से नफरत है। उनका मूड खराब होते देख मैंने बात को संभालते हुए कहा, अब इस जबरदस्ती की शादी का क्या करना है? अगले पल जो हुआ वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। अमर सर मेरी तरफ मुड़े, दोनों हाथों से पकड़ के मुझे अपनी तरफ खींचा और मेरी आंखों में देखते हुए बड़े प्यार से बोले, करना क्या है? मेरी जैसी नीली आंखों वाले क्विट क्विट बच्चे पैदा करोगे? क्या पता हमें ट्विंस ही हो जाए। कहते हुए उन्होंने अपनी आंखें दबा दी।
मेरे चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर उनकी हंसी छूट गई। मुझे वापस पीछे धकेलते हुए बोले, शक्ल देखो अपनी, कितना ब्लश कर रही हो। मुझे पता है वो मेरी ही डायरी की बातें याद कर मेरे पे मजाक उड़ा रहे थे, मगर उनके मुंह से यह बात सुनकर सच में मेरी जान हलक में आ गई थी। मैंने तुरंत अपने हाथ अपने गालों पर लगाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पहले ही कहा था, वो बस एक मजाक था। फिर वो मेरे सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए बोले, अपने इन नन्हे से दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर मत डालो, ब्लास्ट हो जाएगा। अब अंदर चलो, यहाँ ठंड बढ़ रही है और हमारे वहाँ से इस तरह चले आने के बाद रूम टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। अमर सर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर वापस डाइनिंग एरिया में आ गए। जैसे ही हमने रूम में एंट्री मारी, सबकी नज़र हमारे हाथों पर ही गई। मिस्टर सक्सेना मुस्कुराकर, तो क्या डिसाइड हुआ? क्या अमर और अनया की शादी होगी? जानने के लिए सुनते रहे इसका अगला भाग। और उसके अगले भाग में सुनिए, मिस्टर पारेख अमर को अनया के कमरे में कभी भी आने जाने और उसे अपने साथ बाहर ले जाने की परमिशन देते हैं, जिससे अनया है परेशान। अमर अनया को लेकर पहुंचता है मॉल में, जहां वो उसे एक बेहद खूबसूरत लड़की से मिलवाता है। कौन है ये लड़की और क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि अमर और अनया शादी कर रहे हैं? जानने के लिए सुनते रहे आटू मोटिवेशनल वाइब्स। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।